आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की दरों को 25% और बढ़ा दिया है। अब अमेरिका के बाजार में भारत के सामान पर 25% की जगह 50% टैरिफ लगाया जाएगा और इस तरह भारत उन देशों की सूची में सबसे ऊपर आ जाएगा जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है। पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत और अमेरिका का टकराव इस हद तक बढ़ जाएगा, लेकिन आज ये हुआ और अब लगता है कि ये टैरिफ की लड़ाई लंबी चलने वाली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें यह बताया गया है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है, इसीलिए अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की दरों को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब इनकी दलील सुनिए। और ये एक्स्ट्रा 25% टैरिफ आज से 21 दिन के बाद से लागू होगा, यानी 7 अगस्त से भारत के सामानों पर 25% टैरिफ, फिर 27 अगस्त यानी कल के बाद 21 दिन के बाद 27 अगस्त से भारत के सामान पर कुल 50% टैरिफ लगने लगेगा। अब इसकी गंभीरता को आप समझिए। मैं आपको कुछ देर में बड़ी स्क्रीन पर लिए चलूंगी और बताऊंगी। मेरे हाथ में ये एमईए की तरफ से जो रिस्पांस आया है ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन का, वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूं, क्योंकि अब भारत ने भी सख्त शब्दों में कहा है कि जो अमेरिका है वो हाल के दिनों में भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है रशिया से, उस पर अटैक कर रहा है। हमने ये साफ साफ कहा है, साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो हमारा इंपोर्ट है वो मार्केट फैक्टर्स पर आधारित है और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि 1.4 बिलियन जो भारतीय हैं उनकी ऊर्जा सुरक्षा, उनकी जो सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी, उसको हम ध्यान में रखें। तो हम नीचे भी चलाकर दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, भारत ने क्या संदेश दिया है। साफ कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी हमें अपने देशवासियों को देनी ही देनी है और उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए दूसरा पॉइंट जो ये लिखा है और उसके बाद आगे ये भी लिखा गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ये फैसला ले रहा है कि वो एडिशनल टैरिफ यानी और भी टैरिफ बढ़ाएगा और बहुत सारे अन्य देश हैं जो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ही काम करेंगे। तो कुल मिलाकर अमेरिका को जवाब दिया है एमईए ने और ये ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन की तरफ से जवाब आया है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भी कहा है अंत में, जो आखिरी पॉइंट है, कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वो न्याय संगत नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है। और इसी के साथ ये भी कहा है कि ये अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, तार्किक नहीं है। और इसी के साथ ये भी कहा है कि भारत हर एक्शन लेगा, हर वो काम करेगा जो राष्ट्रहित में है। अब आपको मैं बड़े स्क्रीन पर लेकर चलती हूं और यहां पर दिखाती हूं कि टैरिफ के मामले में क्या इंडिया फिलहाल करता हुआ दिख रहा है और अमेरिका के 15 ट्रेड पार्टनर्स जो है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इन देशों की सूची को देखिए जिनके साथ अमेरिका सबसे ज्यादा व्यापार करता है। इनमें चीन तीसरे नंबर पर है, जो आप सिग्निफिकेंस देखेंगे अलग अलग देशों का। भारत 9वें नंबर पर है, ब्राजील 15वें नंबर पर है। तमाम देश जिनके साथ वो व्यापार करता है, 15वें नंबर पर ब्राजील आपको दिख रहा है, जिनके साथ हम व्यापार, कुल मिलाकर ये 15 देश हैं जिनके साथ व्यापार कर रहे हैं। अब ऐसे में जब आप परिस्थिति को देखेंगे, इस सूची को देखेंगे, तो इसमें यह लिखा है, इस पूरी सूची में अमेरिका के 15 जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उसमें देखिए 50%, अमेरिका के जो 15 ट्रेड पार्टनर्स हैं उसमें आप 50% टैरिफ लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा टैरिफ कौन कौन से देशों पर अमेरिका लगा रहा है? तो ये 50% है भारत पर, 50% है ब्राजील पर, कनाडा पर जिसके साथ वो इतना व्यापार करता है वहां पर 35% है, चीन पर 34%, 90 दिन का उनको फायदा दे दिया है आगे टालकर, ताइवान के साथ 20%, वियतनाम के साथ 20%, जापान के साथ 15%, जर्मनी के साथ 15%, दक्षिण कोरिया के साथ 15% और यूके यानी इंग्लैंड के साथ 10%। लेकिन सबसे ज्यादा टैरिफ अब 2 देश जिस पर वो लगा रहा है वो 2 देश हैं, भारत और ब्राजील। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत से ज्यादा टैरिफ किसी देश पर अमेरिका ने नहीं लगाया है। ब्राजील और भारत दोनों पर 50% है, लेकिन ब्राजील अमेरिका के साथ सिर्फ
1.9% यानी 1.9%, लगभग 2% का व्यापार करता है। इसीलिए 50% टैरिफ से ब्राजील का उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान भारत का होने वाला है। उदाहरण के लिए 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच हम आपको बताना चाहते हैं कितना व्यापार हुआ है। भारत और अमेरिका का पूरा व्यापार तो 2023 और 24 में 9.91 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। 9,91,000 करोड़ का, इसको आप समझ लीजिए। और इसी के साथ आप जो निर्यात देख रहे हैं वो 6.42 लाख करोड़ का है। और ये जो 50% टैरिफ लग जाएगा, भारत ने अमेरिका को कुल 6,42,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था। अब इसी सामान पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया है, जिससे भारत का सामान ऐतिहासिक रूप से महंगा हो जाएगा। अमेरिका में जो सामान हमने अमेरिका के बाजार में 2 साल पहले 6,42,000 करोड़ रुपए में बेचा था, ये वाला निर्यात, वही सामान उतनी ही मात्रा में अब कितनी कीमत का हो जाएगा, यानी 50% टैरिफ लगा दीजिए तो यही मात्रा इसका 9.63 यानी 9,63,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए का जो टैरिफ है वो बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर क्या इसका असर होगा? ये टैरिफ भारत या अमेरिका की सरकार को नहीं देना होगा, ये टैरिफ अमेरिका के लोगों को भरना होगा। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, कई लोग जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल ये टैरिफ लॉन्ग टर्म में इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हमारी चीजें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। लेकिन अगर अमेरिका में महंगी होती है तो यही चीजें अमेरिकियों को ज्यादा पैसे देकर खरीदने होंगे, और अमेरिका के लोग यहां ये देखेंगे कि अगर भारत का सामान उन्हें महंगा पड़ रहा है तो वो भारत का सामान कम खरीदेंगे। इससे भारत का अमेरिका को निर्यात कम हो जाएगा। और अगर निर्यात कम होगा, क्योंकि अब ये कीमत ये जो 6,42,000 करोड़ की जगह 9,63,000 करोड़ है, तो ऐसे में ये पैसा अगर अमेरिकियों को देना होगा तो वो समझ जाएंगे, इससे कम खरीदेंगे भारत का सामान। इससे भारत के करोड़ों लोगों के लिए आने वाले वक्त में जो काम कर रहे हैं, जिनके वहां पर सामान जाता है, उनको ऑर्डर्स कम आएंगे। अगर ऑर्डर्स कम आते हैं, उत्पादन घटता है, नौकरियों तक मामला जाएगा और अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है इन पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जो अमेरिकी अब तक इतनी कीमत में तमाम सामान खरीद रहे थे, उनके लिए कीमत अब इतनी हो जाएगी और उनके लिए ये सब कुछ जो महंगाई का भयावह सबब लेकर आने वाले वक्त में आएगा। लेकिन इससे भारत के 5 सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सबसे ऊपर है टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, जिसमें 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। दूसरे नंबर पर ऑटो सेक्टर, दूसरे नंबर पर देखिए ऑटो सेक्टर, इसमें 3 करोड़ लोग ऑटो सेक्टर में काम करते हैं। तीसरा सेक्टर जल्दी से दिखाइए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जिसमें 1.5 करोड़ लोग काम करते हैं। चौथे नंबर पर मरीन प्रोडक्ट्स यानी मछलियों जैसे का जो खाना है, मरीन प्रोडक्ट्स जैसे सी फूड हो, जिसमें 50 लाख लोग काम करते हैं, क्योंकि सी फूड का जो यहां से जो भी है वो व्यापार काफी वहां पर जाता है हमारा ऑर्डर्स। और 5वें नंबर पर है जेम्स एंड ज्वेलरी यानी रत्न आभूषण, 50 लाख लोग इस क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बड़ी वाली स्क्रीन पर और यह दिखाते हैं कि भारत पर 50% टैरिफ लगने से सबसे ज्यादा फायदा किन देशों को हो सकता है, और अगर यह फायदा इन देशों को होता है तो फिर आइए अब आपको दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा किन देशों को होगा। समझना यह है कि चीन और वियतनाम को यह फायदा हो सकता है। अमेरिका अपना लगभग 6.5% जो व्यापार है वो करता है चीन के साथ। ये वियतनाम के साथ हम आपको दिखा रहे हैं 4.2% व्यापार, 4.2% अमेरिका का व्यापार है वियतनाम के साथ। भारत के साथ 2.9%। और यहीं पर आप देखिएगा तो चीन के साथ व्यापार ज्यादा करता है। अगर चीन का भी डेटा है तो दिखा दीजिए। पहले अमेरिका चीन और वियतनाम पर भारत से ज्यादा टैरिफ लगाता था। चीन पर 10.5%, 10.7% टैरिफ लगाता था चीन पर, ये देखिए। वियतनाम का है 3.9% और भारत पर
यूएस में भारतीय सामान सस्ता इसलिए होता था क्योंकि भारत पर सिर्फ 2.4% टैरिफ लगता था। यह सबसे बड़ा फायदा था। इससे होता यह था कि पुराने टैरिफ से भारत का सामान अमेरिका के बाजार में वियतनाम हो, चीन हो, दोनों से सस्ता होता था। चीन पर पहले से 10.7% का टैरिफ था, वियतनाम पर 3.9% का टैरिफ था। इससे हम हमेशा एडवांटेज में रहते थे क्योंकि हमें लगता था सिर्फ 2.4%, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही थी। लेकिन अब यह एडवांटेज भारत से कम टैरिफ होने के कारण चीन और वियतनाम को मिल सकता है। अगर 50% तक टैरिफ वो भारत पर लगा रहे हैं, 50% टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि वो चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो वियतनाम को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां वियतनाम का जिक्र खास तौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीन के बाद वैश्विक कंपनियों ने सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां पिछले कुछ सालों में वियतनाम में लगाई हैं। ये देखिए, और वियतनाम भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है, और इसीलिए जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें इन दो देशों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी 90 दिन का फायदा चीन को दे दिया है अमेरिका ने। 10.7% उन पर था, 3.9% हमें फायदा मिलता था, वो हमारा फायदा। आप सोचिए कि ये 2.4 जो भारत का सामान था, यूएस में भारतीय सामान सस्ता था, ये 2.4% से सीधा 50% हो रहा है। और ये सब कुछ एक पहला तो 25% कल से रोल होगा और अगला 25% अगली बार रोल हो जाएगा। तो असल में ये अमेरिका की एक रणनीति है जिसके तहत वो भारत के निर्यात को कम करके वियतनाम को अपने देश में निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, और उस पर भारत से काफी टैरिफ लगा रहा है। और चीन को भी उसने 90 दिनों की एक मोहलत दी है, और ये कहा है कि चीन पर टैरिफ की नई दरें अगले 90 दिनों तक लागू नहीं होंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर यह भारी भरकम टैरिफ सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि खुद अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार करता है। तो आइए जरा डोनाल्ड ट्रंप को बताया जाए, कुछ समझाया जाए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप तो खुद ही तमाम व्यापार उसके साथ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, यूरेनियम से जुड़ी हुई चीजें, तो पता है उन्होंने क्या कहा कि मुझे पता नहीं है, मैं जांच करूंगा। तो कुछ आंकड़े आज सामने रखना जरूरी है। अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार करता है, और जब से राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से पिछले 6 महीने में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये व्यापार आपने कितना बढ़ाया है, ये जांच की जरूरत नहीं है। ये नंबर्स पब्लिक में हैं। जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, ध्यान से सुनिएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब अमेरिका ने रूस को 300 करोड़ रुपए का सामान बेचा था। 300 करोड़ रुपए का सिर्फ सामान बेचा था। लेकिन 6 महीने बाद जून 2025 में, क्या आप जानते हैं ये आंकड़ा कितना हो गया? 454 करोड़। कैसे ये आंकड़ा बढ़ा है? और ये सब कौन कर रहा था? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को अपना किया दिखता नहीं। तो क्या ये 454 करोड़, इससे पुतिन ने कहा है कि इस पैसे से हम हथियार नहीं खरीदेंगे यूक्रेन के खिलाफ, इसका क्या वो माला बनाकर पहनेंगे या किसी अलमारी में सजाएंगे? अब सवाल यही है कि खुद तो अमेरिका रूस के साथ व्यापार बढ़ाए जा रहा है, लेकिन जब भारत अपनी राष्ट्रीय जरूरत को देखते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो डोनाल्ड ट्रंप को इससे बड़ी तकलीफ हो जाती है। और राष्ट्रपति ट्रंप इस पर जवाब तक नहीं दे पाते हैं। मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप से यह पूछा गया कि अगर वो रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत का विरोध कर रहे हैं तो अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम फ्लोराइड, ये हेक्साफ्लोराइड, फर्टिलाइजर्स और भी केमिकल्स क्यों खरीदता है, तो इसे वो गलत क्यों नहीं मानते? उस पर राष्ट्रपति ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था। मैं पता करूंगा, चेक करूंगा, फिर कुछ बोलूंगा। जब किसी असल सवाल से बचना होता है तो वो यही करते। तो आई हैव टू चेक कह दिया उन्होंने। उन्हें खुद ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। यानी भारत पर तो वो नजर रखे हुए हैं दूरबीन से, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है, वो खुद कितना व्यापार बढ़ा रहे हैं, ये उनको जांच करनी पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को इसके बारे में पता नहीं है कि अमेरिका अब भी रूस के साथ व्यापार करता है, और व्यापार करता ही नहीं है, व्यापार बढ़ाए जा रहा है। तो उनका जो ये पुतिन प्रेम है उस पर कौन जवाब देगा? यहां दो चीजें हो सकती है। या तो इस सवाल से राष्ट्रपति ट्रंप असहज हुए, उन्होंने खुद को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए सवाल को टाल दिया। दूसरा ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को पता ही नहीं था कि अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार करता है।
इसकी संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत को सिर्फ रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए निशाना बना रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश रूस के साथ व्यापार करेगा उन पर टैरिफ की दरों को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसीलिए यहां सवाल यही है कि जब दूसरे देशों का रूस से व्यापार करना राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने अपने ही देश को लेकर होमवर्क, बेसिक होमवर्क कैसे नहीं किया। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिग ब्यूटीफुल, तो एक बेसिक सा होमवर्क तो करना चाहिए ना। वो खुद रूस से यूरेनियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जैसे तमाम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और ये उनको पता ही नहीं है। इसकी उनको जांच करनी पड़ेगी। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक नए बयान में यह भी कहा है कि वो अगले 1 से 1.5 सालों में भारत की दवाइयों पर 150% टैरिफ लगाएंगे और बाद में इसे बढ़ाकर 250% कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि अब तक अगर आप देखिए तो अमेरिका भारत की दवाइयों पर कोई टैरिफ नहीं लगाता था। हमारी दवाइयां बिना टैरिफ के अमेरिका के बाजार में सस्ती कीमतों पर बिकती थी, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और अमेरिका भारत की दवाइयों के लिए अब तक सबसे बड़ा बाजार रहा है। साल 2024-25 में भारत ने अपनी 32% दवाइयां अकेले अमेरिका को निर्यात की थी, 32%। इसके अलावा अमेरिका अपनी 47% जेनेरिक दवाइयां भी सिर्फ भारत से ही आयात करता है। लेकिन अब अगर इन दवाइयों पर अमेरिका ने 150% और फिर 250% टैरिफ लगाया तो इससे भारत की दवा कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। भारत की फार्मा इंडस्ट्री में जो 1 करोड़ 22 लाख लोग काम करते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलें होंगी और उनके लिए नौकरी पर बनाएगी। हालांकि इस टैरिफ से भारत की दवाइयां अमेरिका में भी महंगी हो जाएंगी और अमेरिका में मेडिकल इन्फ्लेशन की दर जरूर बढ़ जाएगी। इस वक्त अमेरिका में इलाज और दवाइयों की महंगाई 3.3% है और अनुमान है कि भारत की दवाइयों पर टैरिफ बढ़ने से मेडिकल इन्फ्लेशन का भी जबरदस्त विस्फोट हो सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि इस टैरिफ से अगर आप देखिए तो भारत की जीडीपी को लगभग कितना, अगर आप देखें तो नुकसान हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि भारत तो एक डेड इकोनॉमी है। लेकिन जरा इस डेड इकोनॉमी का भी कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं और आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की पोल खुद ही खुलने वाली है। तो आइए कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहते हैं हम, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। उद्योगपति ट्रंप दुनिया के 700वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने के साथ एक उद्योगपति भी हैं। फोर्ब्स के मुताबिक वो दुनिया के 700वें सबसे अधिक अमीर व्यक्ति हैं और उनके बिजनेस एम्पायर का नाम है द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ग्रुप रियल एस्टेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेयर है और शुरुआत उनकी ऐसे ही हुई थी अपने इस रियल एस्टेट सेक्टर से। अब एक नई रिपोर्ट में पता चला है कि इस ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 10 साल में भारत में 175 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जिसे डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, 175 करोड़ रुपए तो उन्होंने पिछले 10 साल में भारत में कमाए और ये पैसा भी इस कंपनी ने बिना किसी निवेश के कमाया है। राष्ट्रपति ट्रंप की ये कंपनी दुनिया में ट्रंप टावर के नाम से बिल्डिंग्स बनाती है। ऐसे ही ट्रंप टावर्स बनाने के लिए इस कंपनी ने भारत की कंपनियों के साथ अलग अलग जगहों पर समझौते किए। ट्रंप टावर मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, इन तमाम जगहों पर है। इस समझौते सिर्फ जो रॉयल्टी को लेकर थे। रॉयल्टी का मतलब यह है कि हमारे बिल्डर मुंबई में, कोलकाता में, गुरुग्राम में, पुणे में, बेंगलुरु में, नोएडा में, हैदराबाद जैसे शहरों में कमर्शियल और रिहायशी टावर्स बनाएंगे, लेकिन इनका नाम ट्रंप टावर रखा जाएगा और सिर्फ ट्रंप टावर नाम इस्तेमाल करने के लिए ही राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी को एक रॉयल्टी फी दी जाएगी, सिर्फ नाम रखने के लिए, जिससे वो अब तक 175 करोड़ रुपए रॉयल्टी से कमा चुके हैं। सोचिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, कितनी अजीब बात है कि जो भारत राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है, वहां सिर्फ अपना नाम बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं वो, और फिर ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के बाजार में दम नहीं है। शायद ये सब कुछ एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत वो कर रहे हैं। कभी रूस से तेल खरीदने का बहाना बनाते हैं, कभी इकोनॉमी को लेकर बात करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में
आतंकवादी किस तरह चंदा मांग रहे हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में जो होता है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखता नहीं है, तो भारत भी तो बताएगा ना कि हम क्या देख रहे हैं और क्या पूरी दुनिया को दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में बैठे 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, इसके साथ ही सैकड़ों आतंकियों के सिर से छत छीन ली। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। अब इस वजह से ये आतंकी कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमता है और अब उसके आतंकवादी अल्लाह के नाम पर झोली फैलाकर चंदा जुटा रहे हैं ताकि भारत के हमले में ध्वस्त हुए अपने आतंकी ठिकानों की मरम्मत करा सके। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने ये जो बहावलपुर आप देख रहे हैं, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया। जैश ए मोहम्मद मरकज सुभान अल्लाह नाम के इस मुख्यालय को फिर से बनाने की कोशिश हो रही है और इसके लिए जैश का चीफ मसूद अजहर लोगों से चंदा मांग। इसमें लिखा है अल्लाह के नाम पर हमारे घावों पर मरहम लगाने के लिए अल्लाह ने आपको अपने घर बुलाया है। 6 अगस्त 2025 को अस्र की नमाज के बाद सभी जिहादी हर जगह जमा हो जाएं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और फिर अपनी दौलत से मुहिम शुरू करें। अपने रुमाल का ऐसा थैला बनाएं कि किसी को पता न चले कि किसने कितना पैसा दिया है। इस मुहिम से धरती के कई हिस्से जन्नत बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप? मरकज सुभान अल्लाह और तमाम शहीद मस्जिदें इस मुहिम की बरकत से मुस्कुराएंगी और उन्हें भी फतेह हासिल होगी। अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए तड़प रहे दीवानों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। सोचिए, ये आतंकी लोगों को मजहब के नाम पर जिहाद के लिए उकसा रहे हैं और चंदा मांग रहे हैं ताकि और आतंकवाद फैला सके। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह दिखता नहीं है। वह हिमालय को दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, यानी ऐसे पहाड़ जो अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुए हैं और जो अब भी जीवित हैं, नाजुक हैं। जीवित पहाड़ लाइव माउंटेन्स कहा जाता है। आपको इस बात पर शायद यकीन नहीं होगा कि आज जिस उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर आप घूमने जाते हैं, वहां आज से करोड़ों साल पहले समुद्र हुआ करता। इसे टेथिस सागर कहते थे, जो एशिया और अफ्रीका के बीच फैला हुआ था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे समुद्र की जगह पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है। आप जिसे जमीन का टुकड़ा कहते हैं, जमीन की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। माना जाता है कि 20 से 50 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट्स धीरे धीरे उत्तर की दिशा में यूरेशियन प्लेट्स से टकराने लगी। जब इन दोनों प्लेट्स में टक्कर हुई तो टेथिस सागर का फर्श यानी सी फ्लोर दबना शुरू हो गया। इससे इस सागर की मिट्टी और चट्टानें ऊपर उठने लगी और इस तरह इस क्षेत्र में ये पहाड़ बन गए। आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, इसीलिए हिमालय में पहाड़ों के बनने का सिलसिला रुका नहीं है। और ये पूरा इलाका जो है इसे सिस्मिक जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भूकंप भी बहुत आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र में पेड़ों को विकास के लिए काटा ना जाए, तो ये पेड़ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, मजबूत बनाकर रखते हैं। भूस्खलन की घटनाएं इससे कम होती हैं। लेकिन जब हिमालय के किसी क्षेत्र में पेड़ नहीं होते या कम पेड़ होते हैं, तो वहां बारिश के दौरान मिट्टी को पकड़ कर रखने के लिए कुछ नहीं होता और इससे ये मिट्टी बह जाती है। ये त्रासदी कई लोगों की जिंदगियों को आने वाले वक्त में निकल जाती है। 1950 में आप देखिए, उत्तराखंड के 70% क्षेत्रफल में जंगल थे, लेकिन आज सिर्फ 45.4% क्षेत्रफल में जंगल है। हिमाचल प्रदेश में भी 1950 से 30% क्षेत्रफल में जंगल थे, लेकिन अब सिर्फ 24% क्षेत्रफल में जंगल रह गए हैं। इन जंगलों को भी सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन, जी हां, इमारतें बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए काट दिया गया मिल सके। लेकिन बाद में जब अंग्रेज वापस अपने देश लौट गए, तब भारत के लोगों ने गर्मियों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर छुट्टियां मनाना शुरू किया। जैसे जैसे भारत की आबादी बढ़ी, वैसे वैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर पर्यटन का बेहिसाब बोझ पड़ने लगा और इसके पीछे एक मजबूरी भी थी। हिमालयन रेंज के पहाड़ों में यही 2 राज्य ऐसे हैं जहां
अंग्रेजों के कारण कई हिल स्टेशंस बने और आज भी आसानी से वहां जाया जा सकता है। अगर आप लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा मुश्किलें आएंगी, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए जाना बहुत आसान है, इसीलिए लोग सबसे ज्यादा जा रहे थे। यानी साफ दिखता है कि धीरे धीरे लोगों के मन में ये आया कि इन जगहों पर पहाड़ी में और आसपास में, अगर आप देखेंगे दिल्ली आसपास के इलाकों से, तो लोग खर्च भी कम होता है। अगर आपको अरुणाचल जाना है या कोई बीच के इलाके में जाना है जहां पर गोवा जैसी जगह पर, तो आपको शायद फ्लाइट में, ट्रेन में ज्यादा पैसा लगे, लेकिन यहाँ से लोग भाड़े की गाड़ी से या अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए पहुंच जाते हैं। अगर आप इस नक्शे में ही देखेंगे तो उत्तर भारत के राज्यों में 74 करोड़ लोग रहते हैं जिनके पास पहाड़ों पर घूमने के लिए मुख्य रूप से 2 ही विकल्प हैं, हिमाचल, उत्तराखंड। अब अगर 74 करोड़ लोगों के लिए 2 ही राज्यों के पहाड़ बचेंगे तो आप खुद सोचिए कि पर्यटन इन राज्यों के लिए मुसीबत का पहाड़ नहीं बनेगा।